सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स का एक मास्टर गाइड तैयार करना। इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हर एक मिनट को मूल्यवान बनाना है। सही कहा आपने। और देखिए, यहाँ हमारा जोर केवल तथ्यों को रटने पर नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझने पर होगा कि ये तथ्य आपस में कैसे जुड़ते हैं। क्योंकि जब जानकारियों के बीच के डॉट्स कनेक्ट होते हैं ना, तो परीक्षा हॉल के भारी दबाव में भी सही उत्तर दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाता है। हाँ, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस बार 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। और ठीक इसके अगले दिन 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस होता है, जो कि महान सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी होता है। हाँ, ये काफी लोगों को पता नहीं होता। फिर आता है 16 सितंबर, यानी 31वां विश्व ओजोन दिवस। ये लगातार 3 दिन का क्रम परीक्षा में मिलान करने वाले प्रश्नों के लिए एकदम सटीक जाल लगता है। देखिए, ये जाल इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि आजकल परीक्षक सिर्फ तारीखें नहीं पूछते, वो विषय या थीम की गहराई में जाते हैं। जैसे कि ओजोन दिवस की थीम। एकदम सही। विश्व ओजोन दिवस की थीम पर गौर करना बहुत जरूरी है। इस बार की थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये काफी गहरी बात लगती है ना? ये महज एक वाक्य नहीं है। ये थीम इस बात पर जोर देती है कि वैज्ञानिक शोध को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उससे नीतिगत निर्णयों में बदलना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। जब पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, तो विज्ञान ही उनका असली आधार बनता है। ये एक वैचारिक बदलाव है जिसे समझना जरूरी है। ये थीम वाकई आज की वैश्विक स्थिति को दर्शाती है। महत्वपूर्ण दिवसों की बात करें तो सितंबर का पहला सप्ताह भी काफी अहम है। हाँ, 1 से 7 सितंबर का समय। जी, इसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई है ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ। लेकिन यहाँ एक और तथ्य जुड़ता है जिससे अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा और इस बार इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के धार जिले से हुई है। सप्ताह और महीने का ये अंतर परीक्षा में सच में कंफ्यूज कर सकता है। यही पर हमें ध्यान देना होता है। पोषण सप्ताह एक पुरानी अवधारणा है जो जागरूकता के लिए शुरू हुई थी। लेकिन पोषण माह एक व्यापक सरकारी अभियान है। बिल्कुल, जिसे सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर कुपोषण खत्म करने के लिए लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार से इसकी शुरुआत होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। इसके अलावा कुछ और दिन भी हैं जो सीधे परीक्षा के रडार पर रहते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, जो कि 1962 से मनाया जा रहा है। हाँ, और इस बार की थीम है इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। फिर 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आता है। इसकी शुरुआत 1967 में हुई थी और इस बार की थीम है प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। और 9 सितंबर को हमारा हिमालय दिवस मनाया जाता है। इन राष्ट्रीय दिनों के साथ कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की पृष्ठभूमि को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे 21 सितंबर को देखिए, उस दिन तो 2 बड़े दिवस होते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस दोनों इसी दिन मनाए जाते हैं। एक तरफ वैश्विक स्तर पर शांति की बात हो रही है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य की। काफी दिलचस्प कंट्रास्ट है। फिर 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस आता है, जो विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण को समर्पित है। और 23 सितंबर का दिन भी खास है, क्योंकि इस दिन 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ये वन हेल्थ का जो कंसेप्ट है ना, ये आजकल काफी चर्चा में है। तो इस वन हेल्थ का असल मतलब क्या है? देखिए, वन हेल्थ का मतलब है कि इंसानों, जानवरों और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर पर्यावरण बीमार है तो इंसान स्वस्थ नहीं रह सकता। ये तो बहुत तार्किक बात है। आयुर्वेद की ये थीम इसी प्राचीन विज्ञान को आधुनिक वैश्विक समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत कर रही है। समझ गई। इसके बाद 25 सितंबर को भी 2 प्रमुख दिन टकराते हैं। विश्व समुद्री दिवस, जो 1978 से शुरू हुआ था, और विश्व फार्मासिस्ट दिवस। और महीने के अंत में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। ये सभी थीम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई महसूस होती हैं। अब इस चर्चा के एक बहुत ही रोचक हिस्से की ओर बढ़ते हैं। मिथक बनाम तथ्य। बिल्कुल।
अक्सर नियुक्तियों और संवैधानिक प्रावधानों को लेकर बहुत भ्रम पैदा हो जाता है। एक बहुत ही आम मिथक है कि भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल संसद की कार्रवाई में भाग लेकर वहां मतदान कर सकता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा असर्शन रीजन यानी कथन कारण वाला सवाल है। तो इस दावे में असल सच्चाई कितनी है? तथ्य ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति होती है और आर वेंकट रमणी को हाल ही में 2027 तक के लिए इस पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है। तो क्या वो संसद में बैठ सकते हैं? हाँ, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार वो संसद की कार्रवाई में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं और समितियों का हिस्सा भी बन सकते हैं। लेकिन मतदान? उन्हें मतदान का अधिकार बिल्कुल नहीं है। परीक्षक हमेशा इसी मतदान के अधिकार वाले हिस्से में उलझाते हैं। क्योंकि यहीं पर विद्यार्थी सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी बिंदु है। बिल्कुल। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के उन आंकड़ों पर आते हैं जो थोड़ा गणितीय उलझन पैदा करते हैं। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। लेकिन ये चुनाव 17वां था। हाँ, यही उलझन है। साथ ही उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। ये 15वें उपराष्ट्रपति और 17वें चुनाव का गणित क्या है आखिर? ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, इन दो उपराष्ट्रपतियों ने लगातार 2-2 कार्यकाल पूरे किए हैं। अच्छा, तो इसलिए चुनाव तो 17 बार हुए हैं, लेकिन व्यक्ति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति हैं। एकदम सही। और अगर इसे राजनीति शास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में है, जबकि उनकी चुनाव प्रक्रिया अनुच्छेद 66 के अंतर्गत आती है। और ये 152 वोटों के अंतर का आंकड़ा भी याद रखना चाहिए। आजकल परीक्षाओं में सीधे जीतने वाले का नाम पूछने के बजाय वोटों का मार्जिन पूछ लिया जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी टिप है। नियुक्तियों की इस सूची में कुछ और अहम नाम भी शामिल हैं, जैसे क्रिकेट की दुनिया में बड़ा बदलाव हुआ है। रोजर बिन्नी का स्थान लेकर मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसके अलावा टीसीए कल्याणी भारत की 29वीं महालेखाकार यानी सीजीए बनी है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि सीजीए और सीएजी में फर्क होता है। हाँ, ये दोनों अलग पद हैं। सीजीए यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स का पद 1975 में सृजित हुआ था। ये मुख्य रूप से सरकार के अकाउंटिंग मामलों को देखता है। इसके अलावा उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भारत की बढ़ती आर्थिक कूटनीति का एक बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी नियुक्ति है। इसी तरह सुरक्षा बल में प्रवीर रंजन सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। और मनोरंजन जगत की बात करें तो कृति सेनन को यूएनएफपीए द्वारा लैंगिक समानता के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक दुखद खबर भी है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लपांग का निधन हो गया है। वो मेघालय में 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक कार्यकाल है। इन नियुक्तियों को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि उन्हें संबंधित संस्थाओं के स्थापना वर्ष या पृष्ठभूमि से जोड़कर देखा जाए। जब किसी नाम को किसी कहानी या वर्ष से जोड़ा जाता है तो वो लंबे समय तक याद रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब अर्थव्यवस्था और सूचकांकों के उस डेटा हाइलाइट सेक्शन पर नजर डालते हैं जो अक्सर काफी जटिल लगता है। एक बहुत बड़ा बदलाव जीएसटी को लेकर सामने आया है। आप जीएसटी 2.0 की बात कर रही हैं? हाँ, जो 22 सितंबर 2025 से प्रभावी हो रहा है। उसमें अब कर की कई परतें खत्म कर दी गई हैं। अब केवल 2 टैक्स स्लैब बचे हैं, 5% और 12%। ये कर संरचना को सरल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। पहले अलग अलग स्लैब्स को लेकर व्यापार जगत में बहुत उलझन होती थी और विवाद भी बहुत होते थे। हाँ, अब सिर्फ 2 स्लैब होने से न केवल अनुपालन आसान होगा बल्कि कर विवादों में भी भारी कमी आएगी। ये अर्थव्यवस्था को तेज गति देने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। जहां कर प्रणाली में सुधार हो रहा है, वहीं वैश्विक रैंकिंग्स का डेटा कुछ कड़वे सच भी सामने लाता है। जैसे कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। जी, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में 69 देशों की सूची में भारत 63वें स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है। इसी तरह वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115वें स्थान पर है। इस सूचकांक में आइसलैंड सबसे शांत देश है
और सबसे अंतिम यानी 163वें स्थान पर रूस है। रूस का सबसे निचले पायदान पर होना तो समझ में आता है। हाँ, ये वर्तमान भू राजनीतिक तनावों और युद्ध की स्थिति का सीधा परिणाम है। ये आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और दुनिया की स्थिति का एक बहुत यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करते हैं। धन और व्यापार के आंकड़ों को देखें तो हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा करोड़पति महाराष्ट्र राज्य और विशेष रूप से मुंबई शहर में हैं। वहीं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में वॉलमार्ट दुनिया में शीर्ष पर बना हुआ है। भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन देखें तो इंडियन ऑयल 127वें और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 163वें स्थान पर है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में NIRF 2025 रैंकिंग आ चुकी है। इसमें IIT मद्रास ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है जी, और इसके बाद IISc बेंगलुरु, IIT मुंबई, IIT दिल्ली और IIT कानपुर का स्थान आता है। NIRF रैंकिंग उच्च शिक्षा की गुणवत्ता मापने का सबसे विश्वसनीय पैमाना है ना? बिल्कुल। IIT मद्रास का लगातार शीर्ष पर बने रहना वहां के शोध और नवाचार के माहौल को दर्शाता है। अब अगर अर्थव्यवस्था से हटकर हम थोड़ा भूगोल और पर्यावरण की तरफ ध्यान दें तो रामसर साइट्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा सामने आता है। भारत में अब कुल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। ये रामसर साइट्स अक्सर चर्चा में रहती हैं। तो इसका असल महत्व क्या है? और इस बार सबसे बड़ा अपडेट बिहार राज्य से आया है ना? देखिए, रामसर साइट्स वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां होती हैं। इन्हें वेटलैंड्स भी कहते हैं। हाँ, इन्हें तो पृथ्वी की किडनी भी कहा जाता है। एकदम सही, क्योंकि ये पानी को साफ करने और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने का काम करती हैं। और इस बार बिहार में 2 नई साइट्स जुड़ी हैं। कौन सी है वो दो? एक है बक्सर का गोकुल जलाशय और दूसरी है पश्चिम चंपारण की उदयपुर झील। इसके साथ ही बिहार में कुल रामसर साइट्स की संख्या अब 5 हो गई है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स इस वक्त तमिलनाडु में स्थित हैं। इसके अलावा भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिनमें से 13 यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। हाँ, और ये 13वां स्थल हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट है। पर्यावरण के साथ साथ भूगोल से जुड़े कुछ विवाद और प्राकृतिक आपदाएं भी इस महीने सुर्खियों में रहीं, जैसे दक्षिण चीन सागर में एक हुयांग याना द्वीप है, जिसे लेकर चीन, ताइवान और फिलीपींस के बीच भारी तनाव चल रहा है। प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो फिलीपींस में पश्चिमी प्रशांत महासागर से उठे टाइफून रगासा ने भारी तबाही मचाई है। और भारत के अंदर भी स्थिति चुनौतीपूर्ण रही। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आई भयंकर बाढ़ से निपटने के लिए सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन राहत 2025 चलाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दक्षिण चीन सागर का ये विवाद हमेशा से कूटनीतिक चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। लेकिन आपदाओं और विवादों के बीच हमें मानवीय उपलब्धियों की बात भी करनी चाहिए। बिल्कुल। एशिया के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई है और भारत की संस्था एजुकेट गर्ल्स को इस बड़े सम्मान से नवाजा गया है। उनके साथ मालदीव की शाहीना अली और फिलीपींस के फ्लावियानो को भी यह पुरस्कार मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था के लिए यह एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। अब खेल जगत की बात करते हैं। US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कारोज ने इटली के जेनिक सीनियर को हराकर जीत लिया है। और महिला एकल में बेलारूस की आरियाना सबालिंका ने अमेरिका की अमांडा असिनोमोवा को हराया। भारतीय हॉकी के लिए भी ये महीना शानदार रहा। राजगीर बिहार में आयोजित हॉकी एशिया कप में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिक डायमंड लीग में 85.01 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता, जबकि इस स्पर्धा में जर्मनी के जूलियन बेबर ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ घरेलू खेलों में भी काफी हलचल रही। दिलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर खिताब जीता। असम राज्य है खेल पुरस्कारों में इस बार निशानेबाज मनु भाकर, फुटबॉलर सुनील छेत्री और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को प्रतिष्ठित भोगेश्वर बरुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक नया खेल प्रयोग भी सामने आया है। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली पहली आर्चरी प्रीमियर लीग के लिए जाने माने अभिनेता रामचरण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे तीरंदाजी को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो परीक्षा की रणनीति तय करने के लिए सबसे अहम है। परीक्षा का सबसे संभावित प्रश्न। इतने सारे स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद आपको क्या लगता है, किस क्षेत्र से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है?
बदलते हुए परीक्षा पैटर्न का गहराई से विश्लेषण करने पर यह बहुत स्पष्ट होता है कि तकनीकी नवाचार और डिजिटल शासन यानी गवर्नेंस से इस बार प्रश्न आने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में? हाँ, रूस ने दुनिया की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन बनाई है जिसका नाम एंटेरोमिक्स रखा गया है। ये तो चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांति है। mRNA यानी मैसेंजर RNA एक ऐसी तकनीक है जो शरीर की कोशिकाओं को सीधे ये निर्देश देती है कि बीमारी से लड़ने वाले प्रोटीन कैसे बनाएं। तो ये शरीर को खुद अपनी रक्षा करने की ट्रेनिंग देने जैसा है। एकदम सही। यह तकनीक चिकित्सा की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। इसी तरह तकनीक के अन्य क्षेत्रों में भारत की अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी पहली 3D प्रिंटिंग सुविधा शुरू कर दी है जो अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपकरण बनाएगी। और अंतरिक्ष विज्ञान में एक और बड़ी खबर है, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है जिसे S/2025 U1 नाम दिया गया है। लेकिन तकनीक का सबसे चौंकाने वाला प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शासन में देखने को मिला है। वो अल्बानिया वाली खबर। हाँ, अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने डेल्ला नाम का एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री नियुक्त किया है। कैबिनेट स्तर पर एक एल्गोरिदम का बैठना ये दिखाता है कि भविष्य में नीति निर्माण की प्रक्रिया कैसी होने वाली है। ये सच में एक अभूतपूर्व घटना है। बिल्कुल। अब अगर राज्यों की विशेष खबरों पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक बहुत बड़ी टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। खेलों में मुजफ्फरनगर लायंस ने मथुरा को हराकर प्रो वॉलीबॉल लीग जीत ली है। स्वच्छ वायु रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले और आगरा तीसरे स्थान पर है, जबकि 3 से 10 लाख की श्रेणी में झांसी दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा इंदौर और उदयपुर भारत के ऐसे 2 शहर बन गए हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमि शहर या वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है। अन्य राज्यों ने भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। मिजोरम को 870 करोड़ रुपए की लागत से बनी बैराबी सेरंग के रूप में अपनी पहली रेल लाइन मिल गई है। साक्षरता के मोर्चे पर हिमाचल प्रदेश 95% से अधिक साक्षरता के साथ भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। दक्षिण में कर्नाटक ने बेंगलुरु के बाहर नए टेक क्लस्टर विकसित करने के लिए लीप प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि IT उद्योग का विस्तार हो सके। डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में भी कई नई पहल शुरू हुई हैं। प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। जनजातीय मंत्रालय ने आदिवाणी ऐप शुरू किया है और सबसे बड़ी बात, आदि संस्कृति के नाम से दुनिया की पहली डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई है जो शिक्षा को सीधे दूर दराज के इलाकों तक ले जाएगी। साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर गौर करें तो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी की नई पुस्तक डेमोक्रेसी हार्टलैंड काफी चर्चा बटोर रही है। कला क्षेत्र में ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि फिल्म होम बाउंड है जिसका निर्देशन नीरजा ने किया है। कूटनीति के मोर्चे पर शंघाई सहयोग संगठन या SCO सम्मेलनों का पूरा क्रम निर्धारित हो गया है। 2025 में चीन, 26 में किर्गिस्तान और 27 में पाकिस्तान में यह सम्मेलन आयोजित होगा। ईरान और बेलारूस के हाल ही में जुड़ने से अब SCO में कुल 10 सदस्य हो गए हैं। रक्षा क्षेत्र में भी कई युद्धाभ्यास हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच अलास्का में युद्धाभ्यास का 21वां संस्करण संपन्न हुआ। थाईलैंड के साथ मेघालय में मैत्री का 14वां संस्करण हुआ और गोवा में आसियान भारत युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। तो अब समय आ गया है एक रैपिड रिवीजन सारांश का। ये बहुत तेज होगा ताकि सारी महत्वपूर्ण बातें एक बार फिर से ताजा हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, लेकिन चुनाव 17वां था। GST 2.0 में अब केवल 5% और 12% के 2 स्लैब बचे हैं। सूचकांकों में भारत वैश्विक शांति में 115वें और टैलेंट रैंकिंग में 63वें स्थान पर है। NIRF रैंकिंग में IIT मद्रास फिर से नंबर 1 है। मिजोरम को अपनी पहली बैराबी सेरंग रेल लाइन मिल गई है। SY कुरैशी की किताब का नाम डेमोक्रेसी हार्टलैंड है और ऑस्कर एंट्री है होम बाउंड। और रामसर साइट्स की बात करें तो बिहार में 5 नई साइट्स है और भारत में कुल 93 रामसर साइट्स। एक मिनट, क्या हुआ? यहाँ मेरे सारांश के दस्तावेजों में 93 लिखा है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही तो हमने 98 रामसर साइट्स पर विस्तार से चर्चा की थी। ये विसंगति कैसे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है जो अक्सर परीक्षाओं में पैदा होती है। मुख्य और नवीनतम डेटा 98 साइट्स की पुष्टि करता है, लेकिन सारांश में 93 का आंकड़ा पुरानी रिपोर्ट से आ गया है। तो परीक्षा में क्या करें?
परीक्षा हॉल में जब ऐसे प्रश्न सामने आते हैं तो विकल्पों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर प्रश्न पत्र 1 महीने पहले सेट हो गया होगा तो शायद विकल्प में 93 ही सही उत्तर के रूप में दिया गया हो। लेकिन अगर पेपर बिल्कुल अपडेटेड है तो 98 का विकल्प चुनना होगा। एकदम सही। एक अच्छी तैयारी का मतलब यही है कि दोनों आंकड़ों की जानकारी हो और दिए गए विकल्पों के अनुसार सबसे सटीक उत्तर चुना जाए। इस एक छोटी सी गलती से भी परीक्षा को हल करने की एक बहुत बड़ी रणनीति समझ में आ गई। और इसी के साथ हम इस विस्तृत चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। पूरी चर्चा का सार यही है कि करंट अफेयर्स केवल कुछ आंकड़ों को रटने की प्रतियोगिता नहीं है। ये इस बात को गहराई से समझने का तरीका है कि हमारे आसपास की दुनिया राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से कैसे बदल रही है। जब घटनाओं को उनके पीछे के कारणों और संदर्भों से जोड़कर देखा जाता है तो एक बहुत ही स्पष्ट समझ विकसित होती है। और यही स्पष्ट समझ परीक्षा वाले दिन होने वाले तनाव और उलझन को पूरी तरह से खत्म कर देती है।